स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग को पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो आज हम पढ़ेंगे कि इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं उन सब की फाउंडेशन कैसी है। तो इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि फाउंडेशन कितने टाइप्स की होती है और उनका कहाँ कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, फाउंडेशन सॉइल का पार्ट होती है, इसे हम पहले के लेक्चरों में समझ चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग बनाना या कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए जमीन में खोदा गया गड्ढा ही फाउंडेशन होता है, जिस पर कॉलम की फुटिंग को बनाया जाता है और फिर फुटिंग के ऊपर स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो लेबर है वो कितने टाइप से फुटिंग को बनाने के लिए जमीन में गड्ढा खोद सकती है, उसी को हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कहते हैं। क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर की जैसी फुटिंग होगी वैसी ही उसकी फाउंडेशन होगी। ये तो सिंपल सी बात है। यानी अगर हम फुटिंग के टाइप्स को समझ लेते हैं कि हमारी फुटिंग कैसी है, तो हम फाउंडेशन के टाइप को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, फाउंडेशन को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है शैलो फाउंडेशन और एक होती है डीप फाउंडेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शैलो फाउंडेशन क्या होती है। देखिए, हम जानते हैं कि फुटिंग के लिए लेबर गड्ढा खोदती है, उसी को फाउंडेशन कहते हैं। यानी उस फाउंडेशन की लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी, उसकी गहराई भी होगी। यानी लेंथ होगी, विड्थ होगी और डेप्थ होगी। तो यहां से एक क्राइटेरिया आता है। अब वो क्राइटेरिया यह है कि अगर यदि फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से छोटी हो या उसके बराबर हो तो उसे हम शैलो फाउंडेशन कहेंगे। यानी ऐसी कंडीशन में जो मिस्त्री होता है, यानी जो लेबर होती है, वो अगर 4 फीट चौड़ा गड्ढा खोदेगा तो वो 4 फीट से ज्यादा डेप्थ का गड्ढा नहीं खोद सकता। उसी को हम शैलो फाउंडेशन कहते हैं। और पूरी बिल्डिंग में जो भी बिल्डिंग बनती है, मैक्सिमम 99.99% शैलो फाउंडेशन ही यूज होती है। लेकिन अब इस शैलो फाउंडेशन को भी आगे हमने 5 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है। अब आप कहोगे कि क्यों 5 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया इसको। तो भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे रिसर्च फील्ड में भी तरक्की होती है। जैसे कि अगर आज से हम बहुत समय पहले की बात करें तो हम गुफाओं में रहते थे, फिर गुफाओं से निकले, फिर हमने बांस बल्लियों से झुग्गी झोपड़ियां बनाने स्टार्ट किया। फिर वो समय भी गया जब कंस्ट्रक्शन की टेक्निक और थोड़ी बढ़ने लगी, तब हमने पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए। जब थोड़ी और टेक्निक बढ़ी, सीमेंट मोर्टार, ये लाइम मोर्टार वगैरह की जब खोज हुई, तब हमने लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना शुरू कर दिया। और फिर आज टेक्निक इतनी बढ़ चुकी है कि हम जितने भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो फ्रेम कंस्ट्रक्शन करते हैं। और आपको एक बात बता दें, आज से लगभग 100 साल पहले जितने भी कंस्ट्रक्शन होते थे वो सारे लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन होते थे। अगर यदि आज के समय भी लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन ही होते तो हमें फाउंडेशन को, यानी शैलो फाउंडेशन को आगे क्लासिफाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब फ्रेम कंस्ट्रक्शन आ चुका है, तो फ्रेम कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि पूरी जो बिल्डिंग होती है वो एज ए फ्रेमवर्क करती है, यानी एक मेंबर दूसरे मेंबर से कनेक्ट होता है। फ्रेम कंस्ट्रक्शन में होता क्या है कि फुटिंग बनती है, पहले फुटिंग के ऊपर फिर कॉलम कास्ट किया जाता है, फिर कॉलम को चारों ओर कनेक्ट करने के लिए प्लिंथ बीम लगाई जाती है, फिर रूफ के ऊपर बीम लगाई जाती है, फिर स्लैब कास्ट की जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर कॉलम्स का अरेंजमेंट बड़ा टिपिकल होता है। कई जगह कॉलम पास हो जाते हैं, कई जगह दूर हो जाते हैं, कोई कॉलम बड़ा हो जाता है, कोई कॉलम छोटा हो जाता है। तो इन सब के चलते हुए हमने शैलो फाउंडेशन को इनकी शेप, साइज और इनकी डेप्थ के हिसाब से थोड़ा और क्लासिफाई कर दिया। लेकिन क्राइटेरिया नहीं बदला, यानी फाउंडेशन की डेप्थ जो है वो उसकी विड्थ से ज्यादा नहीं हो सकती। बस हमने क्या किया, इनके टाइप्स को बदल दिया। अब वो 5 टाइप्स होते हैं, उनको हम एक एक करके लिस्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आइसोलेटेड फुटिंग, नंबर 2 पर आता है कंबाइंड फुटिंग, नंबर 3 पर आता है स्ट्रिप फुटिंग
और नंबर 4 पर आता है स्ट्रैप फुटिंग, नंबर 5 पर आता है राफ्ट फुटिंग। इन सबको हम एक एक करके डिटेल से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अब अपने ब्लैक बोर्ड पे आ चुके हैं। तो अब हम एक एक करके फुटिंग के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन फुटिंग के टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फील्ड में कितने टाइप से हमें फुटिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या होता है कि जो फील्ड होता है हमारा, वहां पर कुछ इस तरह से फुटिंग को बनाया जाता है। तो ये 3 जो फुटिंग है ये जनरली आपको फील्ड में देखने को मिल जाती है। तो देख, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टेप्ड फुटिंग, क्योंकि ये क्या है कि सीढ़ी की तरह है ना। और इसे हम कहते हैं ट्रेपेजोइडल फुटिंग, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल फुटिंग। सबसे आसान जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है रेक्टेंगल फुटिंग का। आप देख सकते हो, नीचे बेस बिछाया और फर्मल डाल दिया। सबसे टफ कंस्ट्रक्शन होता है स्टेप्ड फुटिंग का, क्योंकि आप देख सकते हो इन खांचों को बनाना बड़ा टिपिकल काम हो जाता है। लेकिन जो फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रेयर यूज होने वाली जो फुटिंग है, यानी जिसका हम देते हैं कंस्ट्रक्शन, वो ये वाली फुटिंग होती है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग। सबसे रेयर केस में आपको ये देखने को मिलेगी। तो अभी हमने फुटिंग के जो फील्ड में कितने टाइप से फुटिंग को देखा जाता है वो दिखाया है। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड फुटिंग की। तो देखिए आइसोलेटेड फुटिंग, इस आइसोलेटेड फुटिंग का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं स्प्रेड फुटिंग। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अलग से रहना। जैसे कहते हैं ना कि जब हम बीटेक कॉलेज में होते हैं, अगर सीनियर्स की बात ना माने तो वो हमको आइसोलेट कर देते हैं कि भाई इससे अब कोई नहीं बोलेगा, इसका किसी स्टूडेंट से कोई कनेक्शन नहीं होगा। ऐसा ही होता है ना। जब कोविड-19 चला था तब क्या हुआ था, जिन लोगों को कोविड-19 हुआ था उनको होम आइसोलेशन दे दिया गया था, यानी वो उनसे अलग रहेंगे। तो फुटिंग, इस फुटिंग में भी यही होता है। इस फुटिंग में होता ही है कि देखो फुटिंग और आइसोलेट, यानी जो हमारी फुटिंग है वो हमारी अलग है, यानी हमारी जो फुटिंग है उसका कनेक्शन किसी और फुटिंग से नहीं है। ठीक है, देखिए एक प्लान से हम इसको समझते हैं। देखिए हम एक प्लान बना रहे हैं, ये एक बिल्डिंग का प्लान है। ठीक है, ये लगभग 30 बाई 60 का प्लान आप मान सकते हो इसको। और यहाँ पर ऐसे हमारा क्या है, ये एक रूम फर्स्ट है, ये रूम सेकंड है, यहाँ पर किचन है और ये हमारा हॉल है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कॉलम है, यहाँ 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 कॉलम आएगा, यहाँ कॉलम आएगा, यहाँ कॉलम आएगा, यहाँ भी कॉलम है और यहाँ भी कॉलम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को लिख लेते हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है। तो देखिए ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोलती है? इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर द फुटिंग इज मेड बिलो द इंडिविजुअल कॉलम इज कॉल्ड आइसोलेटेड फुटिंग। यानी हम जानते हैं किसी भी ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर का एक प्लान है, इसमें जो कॉलम है ये सारे कॉलम क्या है? इंडिविजुअल है वैसे तो ऊपर से देखने पर, लेकिन जब इनकी फुटिंग बनाई जाती है, यानी देखो ये हमारा कॉलम हो गया, हम इस कॉलम को पकड़ के यहाँ लिया है।
अब सीधी सी बात है, कॉलम सीधा सीधा तो गाड़ेंगे नहीं, इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ का गड्ढा खोदेंगे, 4x4 का गड्ढा खोदेंगे, या फिर 5x6 का गड्ढा खोदेंगे, या फिर 6x6 का गड्ढा खोदेंगे। तो देखिए ये इसका गड्ढा हो गया। फिर हमें ये भी पता है कि हम इस गड्ढे में क्या डालते हैं, पीसीसी डालते हैं, ठीक है। यानी ये गड्ढा लगभग इतना चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये जो फुटिंग बनाई हमने इस कॉलम के नीचे, ये थोड़ा हम आपको यहां पर दिखाते हैं, थोड़ी जगह नहीं बच रही, यानी ये कुछ ऐसे हो गई। तो देखिए ये डी डेप्थ का गड्ढा खोदा हमने, ठीक है। ये इस गड्ढे की चौड़ाई है और ये हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो आप देखो ये जो फुटिंग आई हमारी, ये वाला जो पार्ट है इसे हम फुटिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो फुटिंग है ये किसी और कॉलम की फुटिंग से क्या कनेक्ट कर रही है क्या, ये वाली फुटिंग, इसको देखना नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो यही ये बोल रहा है कि अगर किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो हमारे इंडिविजुअल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जो कॉलम्स बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं, उनके नीचे जो फुटिंग बनाई जाती है उसे हम आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। ये तो है बेसिक चीज, लेकिन इसमें जो कंडीशन अप्लाई होती है वो क्या होती है कि जो हमारी जो ये वाली फुटिंग रहेगी आइसोलेटेड फुटिंग, ये उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर के जो प्लान है उसमें जो और दूसरे कॉलम है उनकी फुटिंग से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं रखना है इसको, इसलिए तो इसे आइसोलेट कहते हैं, क्योंकि इसकी फुटिंग इन कॉलम्स की फुटिंग से अलग है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। तो आइसोलेटेड फुटिंग की परिभाषा क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगली फुटिंग की बात करते हैं जिसका नाम है कंबाइंड फुटिंग। देखिए कंबाइंड फुटिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने पिक्चर देखी होगी कि हम साथ साथ हैं, पिक्चर देखी है, तो उसमें तो लोग साथ होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, कॉलम साथ में होते हैं, कॉलम्स की फुटिंग साथ में होती है, ठीक है। तो कंबाइंड फुटिंग की परिभाषा ये होती है कि जब किसी स्ट्रक्चर प्लान में दो कॉलम्स, ये 3 कॉलम भी हो सकते हैं, ये 2 या 2 से अधिक कॉलम जो होते हैं वो इतने पास हों कि उनकी जो फुटिंग है जो ओवरलैप कर जाए या उनसे टच हो जाए या फिर उनमें हल्का सा डिस्टेंस हो जाए, तो उस कंडीशन में उस पूरी फुटिंग को एक साथ ही कास्ट कर दिया जाता है। अब देखो क्या होता है, हम ये वाला पोर्शन है इसको उठा के यहां ले आते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से भाई, एक तो ये कॉलम आ रहा है, ठीक है, और एक ये कॉलम आ रहा है, ये दोनों कॉलम, ठीक है। ये दोनों कॉलम क्या है कि पास हो गए क्योंकि स्ट्रक्चर प्लान में पास पास है। अब होता क्या है कि देखिए ये जो है इसका भी कुछ ना कुछ गड्ढा खुदेगा, क्योंकि गड्ढा तो हमें इसका भी खोदना पड़ेगा, सीधे सीधा कॉलम तो लाएंगे नहीं, इसका भी हमें कुछ ना कुछ गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो ये गड्ढा ऐसे आ जाएगा, आ गया। अब देखिए हुआ क्या, मिस्त्री ने जब गड्ढा खोदा, सबसे पहले ये वाला गड्ढा खोदेगा मिस्त्री, फिर ये वाला गड्ढा खोदेगा। अब हुआ क्या कि ये पूरा ही गड्ढा एक साथ खुद गया, ठीक है, यानी ये ऐसे गड्ढा खुद गया पूरा ही, ठीक है। फिर जब इनकी फाउंडेशन बनाते हैं तो फिर क्या होगा, देखो ये तो हमारा कॉलम आ गया और ये इस कॉलम की क्या आ गई, फुटिंग आ गई, ठीक है। और ये हमारा दूसरा कॉलम आ गया और ये दूसरे कॉलम की क्या आ गई, फुटिंग आ गई, ठीक है। यानी अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो फुटिंग है ये बिल्कुल पास पास हो गई। तो यहां पर 3 कंडीशन बनती हैं कि एक तो हो सकता है कि बिल्कुल जो दोनों कॉलम्स की फुटिंग है वो टच कर जाए आपस में, जैसे इस केस में हो रहा है, टच कर जाए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि ओवरलैप करने की कोशिश करे। ओवरलैप का मतलब हो सकता है कि
इनकी दूरियां बहुत ज्यादा पास हो और ये इस पे चढ़ना चाहती है और ये इस पे चढ़ना चाहती है तो ओवरलैप करे, या फिर क्या हो, वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन फुटिंग्स, यानी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जो ये दूरी है ये बहुत हल्की सी हो, यानी जब इसका गड्ढा खोदा तो बिल्कुल हल्का सा दूरी लगा, बिल्कुल हल्का सा दूरी है। तो इन तीन कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग को बनाते हैं, यानी इन दोनों कॉलम्स की जो ये फुटिंग अलग अलग हमने बनाई है, अलग अलग ना बनाकर इस पूरी फुटिंग में को एक साथ बना देते हैं। ठीक है, यानी इसका बेस एक साथ ही प्रिपेयर कर देते हैं। अब ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा सा हम आरसीसी पार्ट में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, ये हमारी कंबाइंड फिटिंग है और मिस्त्री ने इसका गड्ढा खोद दिया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर 4 इंची की पीसीसी डालता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये आपने पढ़ा होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालता है। 1, 4, 8 का जो मसाला है वो डालता है। ठीक है, 1, 5, 10 का भी डाल देता है, कोई जरूरी नहीं है, ये आपने पढ़ा है। फिर इसके ऊपर क्या करता है मिस्त्री, कवर ब्लॉक लगाता है, ऐसे कवर ब्लॉक। अब ये कवर ब्लॉक क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाते हो तब आप देखते हो, जब बीम कॉलम को कास्ट करते हैं तब उसमें नॉमिनल कवर को देने के लिए हम कवर ब्लॉक लगाते हैं ताकि सरिये की प्रोटेक्शन हो सके, उसमें कंक्रीट आ सके। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल में देखोगे। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, आरसीसी की जाली बिछाते हैं। ये आरसीसी की जाली कैसी होती है, जैसे अगर ये हमारी जो विड्थ है अगर ये हमारी लेंथ L है और ये हमारी लेंथ B है, तो ये आरसीसी की जाली कुछ ऐसी होती है, जैसा कि आप देख सकते हो, ऐसी होती है। ये आरसीसी की जाली होती है। इसको यहाँ पर हम वायर से बांध देते हैं कंप्लीट को, फिर इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ये हमने आरसीसी की जाली बांध दी, यानी आरसीसी वायर मैश। ठीक है, जाली बिछा दी। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, जो हमारे कॉलम्स हैं इनकी जो आरसीसी है उसको हम लगाते हैं। कॉलम की आरसीसी लगाई और यहाँ बांध दिया, इस कॉलम की आरसीसी लगाई और यहाँ बांध दिया। ठीक है, इस कॉलम की भी हमने आरसीसी लगाई, इस कॉलम की भी हमने आरसीसी लगाई। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे को यहां तक फिल कर देते हैं। इस पूरे को हम कंक्रीट से फिल कर देते हैं, एक साथ फिल कर देते हैं, इसलिए हम इसे कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। फिर उसके बाद तो आपको पता ही होगा, फिर यहां पर हम कॉलम का स्टार्टर बनाते हैं। स्टार्टर बनाने के बाद यहां पर हम फर्मा लगाते हैं, यहां पर भी फर्मा लगाते हैं और यहां पर कंक्रीट से इसको कॉलम को कास्ट कर देते हैं। इस तरह से ये कंबाइंड फुटिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अब आप एक चीज को और देखिए, जब कंबाइंड फुटिंग को आगे हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके दो टाइप्स आते हैं। एक तो आता है ट्रेपेजोडियल और एक आता है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल कब यूज होता है, ट्रेपेजोडियल कब यूज होता है, इनके थोड़े से हम डायग्राम देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल का डायग्राम तो अभी आपने देखा था, ये जो हमने बनाया था अभी, यानी जिसकी जो हमारा जो बेस बनाते हैं फुटिंग का, अगर वो रेक्टेंगल हो तो उसे हम रेक्टेंगल कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। अगर ट्रेपेजोडियल हो तो उसे हम ट्रेपेजोडियल कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। लेकिन बात करते हैं कि ट्रेपेजोडियल कंबाइंड फुटिंग को देने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर एक सॉइल की प्रॉपर्टी काम करती है जिसे में कहा जाता है, तो यहाँ पर एक सॉइल की प्रॉपर्टी काम करती है जिसे कहा जाता है कि स्ट्रेस कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो होती है हमारी क्या होती है, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो जो हमारी क्या होती है, जो सॉइल होती है, जब हम इसका एरिया बढ़ा देते हैं तो हमारा लोड भी बढ़ता है, यानी लोड बराबर क्या हो जाता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। जैसे ही हम एरिया बढ़ाते हैं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। इसलिए हो सकता है कि
इस फुटिंग पर यानी इस कॉलम पे जो लोड आ रहा था Q1 और इस फुटिंग पे लोड आ रहा था Q2, ये तभी बनती है जब Q1 ग्रेटर देन Q2 हो जाए। यानी इस फुटिंग पे लोड था Q1 और इस फुटिंग पे लोड था Q2 और ये Q1 Q2 से ज्यादा है, इसलिए हमने इसका एरिया बढ़ाया। क्योंकि यहां पर देखिए आप, लोड अगर ज्यादा होगा तो हमें ये एरिया भी ज्यादा करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर भी लोड हमारा Q है और यहां पर भी लोड हमारा Q है, यानी Q बराबर Q, इसलिए ये बराबर हुई। ये फुटिंग बनाते हैं, सच में होती भी है ऐसा कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब आप कहोगे सर कि बिल्डिंग पर अनइक्वल लोड कैसे आते हैं? जैसे कि हमने ट्रेपेजोइडल फुटिंग में बताया कि यहां पर तो हो सकता है कि लोड ज्यादा आ जाए, यहां लोड कम आ जाए, यानी अनइक्वल लोड आ जाए जब हम ट्रेपेजोइडल को डिजाइन करते हैं, और इक्वल लोड आ जाए तो हम रेक्टेंगल कंबाइंड फुटिंग को डिजाइन करते हैं। अब आप यहां देखिए इस प्लान में जो मैंने आपको ये बताया, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, इसलिए हो सकता है कि इनकी जो फाउंडेशन है जो ये ऐसी बनाई गई, यानी फुटिंग जो है इनकी ऐसी बनाई गई, यहाँ पर हो सकता है कि लोड सेम हो। लेकिन जब हम इन दोनों को पकड़ते हैं, ध्यान से देखना इन दोनों को, तो यहां पर देखो, यहां पर तो सिर्फ इतना सा लोड आ रहा है इन बीम का, लेकिन इस वाले कॉलम में ये पूरा ज्यादा लोड आ रहा है। तो इसलिए ऐसे केस में हमने ऐसी फुटिंग बनाई और ये प्रैक्टिकली सही है। ठीक है, कंबाइंड फुटिंग आप समझ चुके हो। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है स्ट्रैप फुटिंग। हमारी नंबर 3 पे जो फुटिंग है उसका नाम है स्ट्रैप फुटिंग। देखिए स्ट्रैप फुटिंग में क्या किया जाता है, स्ट्रैप फुटिंग में जो दो कॉलम्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर प्लान में, किसी भी दो कॉलम्स को आपस में एक बीम के जरिए कनेक्ट कर दिया जाता है। यहां पर ये क्राइटेरिया नहीं है कि कॉलम पास पास हो, याद रखना कॉलम अगर पास पास होते हैं तो हम कंबाइंड ही फुटिंग डिजाइन करते हैं। लेकिन यहां पर क्या क्राइटेरिया है कि कोई भी दो कॉलम हो, चाहे वो ये दो हो सकते हैं, चाहे वो ये दो हो सकते हैं, चाहे वो ये दो कॉलम भी हो सकते हैं, उन दोनों कॉलम्स को आपस में बीम के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे इन दोनों कॉलम्स को देखते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसकी फुटिंग ऐसी और इसकी फुटिंग ऐसी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों कॉलम्स को आपस में बीम के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब बीम के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों कॉलम कनेक्शन में आ चुके हैं। यानी अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर जैसे हो सकता है कि यहां पर लोड ज्यादा आ रहा है और यहां पर लोड हो सकता है कि थोड़ा इससे कम रह रहा है, तो ये ज्यादा वाला लोड इस बीम के जरिए इस फुटिंग पर ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जो हमारा लोड है उसका बैलेंस हो जाता है। लेकिन स्ट्रैप फुटिंग का जो सच में यूज होता है, जब इंजीनियर्स ने इस पर डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि आप स्ट्रैप फुटिंग तभी यूज करें जब इसेंट्रिक लोडिंग आ रही हो किसी कॉलम पर। तो इसेंट्रिक लोडिंग क्या होती है उसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। आप इस बिल्डिंग प्लान को ही देखिए, ठीक है, इस बिल्डिंग प्लान में क्या हो रहा है देखो ध्यान से। ये जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये बिल्डिंग लाइन है, यानी इससे इधर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि इससे इधर पड़ोसी का मकान आ गया। अगर पड़ोसी के मकान में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन कर देगा। ठीक है, यानी आप इस कॉलम को पकड़िए, देखिए इस कॉलम को मैं यहां लाता हूं, इस कॉलम को ऐसे बनाता हूं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बिल्डिंग लाइन आ रही है, यही तो हो रहा है। इसको यहां पकड़ रहा हूं तो सीधी सी बात, ये तो पड़ोसी के हिस्से में चला गया, सीधी सी बात है। तो भाई सीधी सी बात है, पड़ोसी के हिस्से में तो मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा नहीं क्योंकि पड़ोसी खा जाएगा मुझे, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, यानी मेरा कॉलम कितना रहा, इतना रहा। लेकिन अब मिस्त्री क्या सलाह देता है, एक काम कीजिए, आप इस कॉलम को जितना यहां पे हमने मिटाया है उसको उतना ही यहां ले लीजिए। तो हमने इसको यहां ले लिया,
ठीक है। और जो इसकी जो फुटिंग बनेगी, यानी इसका जो वो बनेगा, बेस बनेगा, उसको कुछ ऐसा बना लीजिए। ठीक है, ऐसा बन गया। तो ये कंडीशन आ गई यहां पर, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो मकान है उनके बीच में गैप नहीं होते, इसलिए ऐसे कंस्ट्रक्शन में ऐसी फुटिंग भी आ जाती है। ये आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, अब जब मैं इसको देखता हूं, ये वाली फुटिंग को देखता हूं, तो ये क्या है? ये बीच में कॉलम और इसके चारों तरफ मैंने गड्ढा खोद दिया। 4 फीट बाई 4 का मान लेता हूं, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 4 बाई 4 का ही हो, लेकिन जनरली 4 बाई 4 का नॉर्मल घरों में खोदते हैं, इसलिए 4 बाई 4 हम लेते हैं। 5 बाई 5 भी हो सकता है, 6 बाई 6 भी हो सकता है, 7 बाई 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी अब इसी प्लान में 2 फुटिंग आ जाती हैं। एक तो ऐसी फुटिंग आ गई और एक ऐसी फुटिंग आ गई। एक टाइप से और आ गई। देखो, अगर हम इसको लेके आ जाएं, भाई इसके पीछे भी मकान है, इसके इधर भी मकान है, देखो ध्यान से, यानी ये कॉलम है, ये बिल्डिंग लाइन गई, ठीक है, और ये बिल्डिंग लाइन गई, यानी ये बिल्डिंग लाइन और ये बिल्डिंग लाइन, ये बिल्डिंग लाइन, ये बिल्डिंग लाइन। सीधी सी बात है, यहां पर तो वो कंस्ट्रक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसका कितना कंस्ट्रक्शन एरिया होगा कॉलम का? सिर्फ इतना सा एरिया कंस्ट्रक्शन में आएगा। इसलिए मिस्त्री कहता है इसको यहां पर और शिफ्ट कर दो। ठीक है, यानी ये इस कॉलम को मिटा दो और यहां पर कॉलम कंस्ट्रक्शन करो, ये बोलता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है, देखना ध्यान से। यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि कॉलम हमारा बिल्कुल यहां पर आ गया, इस कंडीशन में। ठीक है, यानी किसी भी बिल्डिंग में ये 3 कंडीशन जनरली देखने को मिल जाती हैं, लेकिन गड्ढा सबका 4 बाई 4 का ही खोदा जाता है जनरली। ठीक है, इसमें भी 4 बाई 4 का गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, बेस बनाने के लिए। अब देखिए, ये जो हमारा फुटिंग है बीच वाला, इस पे क्या हो रहा है, बिल्कुल जो कॉलम है ये बिल्कुल इसके सेंटर में है। यानी कॉलम का जो लोड है वो यूनिफॉर्मली आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पूरी फुटिंग में। ठीक है, और सोइल में चला जाएगा ऐसे, मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए, ये हमारा फुटिंग है और ये मेरा जो मार्कर है ये हमारा कॉलम है। अब आप देखना ध्यान से, जब मैं इस कॉलम पे बिल्कुल सेंटर में लोड लगा रहा हूं, देखो सेंटर में, तो देखिए आराम से ये लोड को इजीली चारों तरफ से सोइल में ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इन दोनों केस में बात करते हैं, इन दोनों केस में, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो आप अब खुद थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिए। जैसे ये हमारा फुटिंग है, ये फुटिंग है हमारा, ये रहा। ठीक है, और ये हमारा मार्कर जो है कॉलम है। तो सबसे पहले हम यहाँ लोड लगाते हैं। देखो थोड़ा सा लोड लगाते हैं तो देखो क्या हुआ, यहाँ लोड लगाए तो यहाँ से उठना चाहा, यहाँ से उठने की प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट, यहाँ लोड लगा रहे हैं। ठीक है, और अब हम इस कंडीशन को भी देखते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर है कॉलम, यानी कॉलम जो हमने यहाँ लिया था थोड़ा सा हम इधर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये तो और भी खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन में हो क्या रहा है, तो ये जो दोनों कंडीशन है ये है इसेंट्रिक कॉलम। ठीक है, और ये जो कॉलम था ये था हमारा सेंट्रिक कॉलम। ठीक है, तो सेंट्रिक कॉलम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आइसोलेट फुटिंग को बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनमें बात करते हैं, इनमें प्रॉब्लम है, जो अभी हमने प्रॉब्लम देखी थी अपलिफ्ट होने की, तो फिर इंजीनियर्स ने कहा कि इस अपलिफ्ट प्रॉब्लम को होने से बचाने के लिए आप इन दोनों कॉलम्स को कनेक्शन में दे दीजिए। कैसे, थोड़ा सा और समझते हैं। यानी जब हम इस फुटिंग को बनाते हैं, कौन सी वाली फुटिंग को, यानी इस फुटिंग को जब बनाते हैं तो ये ऊपर से देखने में कुछ ऐसी लगती है,
ठीक है, ये देखने में कुछ ऐसी लगती है। हम इन दोनों को ले रहे हैं, ये जो कनेक्शन है ना ये वाला, इन दोनों को ले रहे हैं। यहां पर मैं ये वाला बना देता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने ये वाला बना दी। यहां पर तो आराम से यूनिफॉर्म गड्ढा हम खोद सकते हैं क्योंकि बीच का पोर्शन है हमारा राज है इस पर तो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो पड़ोसी का थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम ऐसी फुटिंग बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फुटिंग बनाते हैं वो अपनी नॉर्मल आ ही जाएगी, ऐसी फुटिंग, ठीक है भाई। इस पर भी लोड आएगा क्यू, ठीक है। और यहाँ पर आराम से ये लोड सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर भी लोड आएगा क्यू। लेकिन क्या हो रहा है कि यहां तक यानी एक ड्रैग लाइन बनती है, यहां तक तो ये सॉइल में जाएगा, लेकिन यहां से आगे जो लोड है वो क्या हो रहा है कि इस पे अपलिफ्ट प्रेशर अपने आप क्रिएट कर देता है ड्यू टू द सॉइल रिएक्शन। तो क्या हो रहा है कि ये ऊपर आना चाहेगा, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ये सॉइल यहां प्रेशर लगाती है तब ये इसमें ऐसे मोमेंट देना चाहती है और ये इधर से ऐसे मोमेंट देना चाहती है। यानी इधर m नॉट आता है, इधर m नॉट आता है, दोनों मोमेंट्स बराबर होते हैं। यानी m नॉट बराबर m0, दोनों मोमेंट्स बराबर होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर यानी ये वाली फुटिंग सबसे ज्यादा सेफ रहती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये इसको दबाने की कोशिश करेगा, यहां पर मोमेंट जनरेट हुआ m नॉट, ठीक है। और क्या हो रहा है, इधर मोमेंट जनरेट हो रहा है बिल्कुल जीरो क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो यानी सारा मोमेंट जनरेट हो रहा है, सारा खेल मोमेंट का ही तो है। ये मोमेंट ही तो इसको जब ये दबा रहे हैं तो ये उसको ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा है इस पोर्शन को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो ऊपर जा रहा है, इस पर जो अपलिफ्ट प्रेशर लगा अचानक से, उस ये अपलिफ्ट प्रेशर ना लगे, इसलिए इंजीनियर्स ने कहा कि आप एक काम कीजिए, जहां पर भी इसेंट्रिक फुटिंग आ रही है उसके सामने या उसके पीछे एक, देखो पीछे तो होगा नहीं क्योंकि पीछे भी इसेंट्रिक ही है, यानी उसके सामने एक ऐसी फुटिंग लीजिए जो कि सेंट्रिक हो और इन दोनों को आपस में कनेक्शन बीम से दे दीजिए। यानी यहां से मैं इनको बीम से जोड़ दूंगा, 4x16 की सरिया डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन दोनों को बीम से कनेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या, ये मोमेंट जो है ये तो फिर से इसको ऊपर धकेलना चाहेगा, लेकिन ये बीम से कनेक्ट होने के कारण जो ये मोमेंट था कुछ हद तक मोमेंट इस फुटिंग में ट्रांसफर हो जाता है। और ये दोनों जो फुटिंग है ये एक तरह से कंबाइंड फुटिंग की तरह भी काम करती है और मोमेंट इनमें बैलेंस भी हो जाता है, इसलिए स्ट्रैप फुटिंग को दिया गया। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कंबाइंड फुटिंग कब डिजाइन करते हैं और स्ट्रैप फुटिंग कब डिजाइन की जाती है। स्ट्रैप फुटिंग में इन दोनों फुटिंग्स के बीच की डिस्टेंस मैटर नहीं करती, लेकिन कंबाइंड फुटिंग में डिस्टेंस मैटर करती है, तभी तो हम उनकी फाउंडेशन फुटिंग जो है उनकी एक साथ बनाते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ उनको बीम से कनेक्ट करते हैं। यानी स्ट्रैप फुटिंग में एक फुटिंग हमारी इसेंट्रिक होनी चाहिए और एक फुटिंग हमारी सेंट्रिक होनी चाहिए, तभी हम स्ट्रैप फुटिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इंजीनियर भी तभी सलाह देता है स्ट्रैप फुटिंग की ऐसे केसेस में। लेकिन जो हमारी नॉर्मल बिल्डिंग्स होती है उनमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब फ्लैट बनाए जाते हैं तब ये सारी फुटिंग्स बनती हैं। स्ट्रैप फुटिंग आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली फुटिंग की, जिसका नाम है स्ट्रिप फुटिंग। तो देखिए स्ट्रिप फुटिंग को भी हम समझ लेते हैं। स्ट्रिप फुटिंग का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस फुटिंग। सॉरी मैं एक नाम बताना भूल गया, जो हमारा जो स्ट्रैप फुटिंग जो था ना उसका एक नाम और है जिसका नाम है कैंटिलीवर फुटिंग, ठीक है। कैंटिलीवर क्यों, क्योंकि बीम के जरिए हमने इसको बांध दिया, वो बीम एक तरह से कैंटिलीवर ही बिहेव कर रही है। देखिए स्ट्रिप फुटिंग एक ऐसी फुटिंग है
जो आज की फुटिंग नहीं है। जब से कंस्ट्रक्शन की दुनिया स्टार्ट हुई है तब से स्ट्रिप फुटिंग चली आ रही है। हमारे जितने भी जो पहले के मकान थे, दादा परदादाओं के मकान थे, सभी मकानों में स्ट्रिप फुटिंग ही दी जाती थी। और कहा जाता है कि अगर ये फ्रेम कंस्ट्रक्शन नहीं आते तो स्ट्रिप फुटिंग ही चलती, क्योंकि स्ट्रिप फुटिंग बोलती है कि जहां जहां पर भी स्ट्रक्चर जो प्लान होता है हमारा, उसमें जहां जहां पर भी दीवार आती हैं उन सब के नीचे हम ऐसे गड्ढा खोदते हैं, ऐसे ही गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, और उनके नीचे हम ऐसी फुटिंग्स को बना देते हैं, ठीक है, और ये पूरी लंबाई तक चलती है जहां तक इसकी दीवार होती है। इसी को हम स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। पूरी लंबाई तक चलती है इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस, लगातार यहां से स्टार्ट हुई तो यहां तक गई, यहां से स्टार्ट हुई तो यहां तक गई, कंटिन्यूअस चलती है एक साथ, ठीक है। जबकि आइसोलेट में तो क्या हुआ था, बस कुछ पोर्शन में कॉलम के नीचे ही बनाई गई थी, लेकिन स्ट्रिप फुटिंग जो होती है वो दीवार के नीचे बनाई जाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जहां जहां पर भी दीवार होती है वहां वहां पर हम बुनियाद खोदते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, पीसीसी डालते हैं। और पहले के टाइम पे तो क्या करते थे, पत्थरों से ऐसे स्टेप्ड चिनाई करते थे, पत्थरों से करते थे पहले चिनाई को स्टेप्ड में, ठीक है, फिर उसको लाते थे, फिर उसके ऊपर डीपीसी डालते थे और ये करते थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है। यानी अब अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो हमको यही समझ में आता है कि अगर हम ये वाला जो वाल है, यानी ये वाली जो दीवार है, इस पोर्शन को हम यहां लेके आते हैं, ये दीवार कितनी है, लगभग हमारी दीवार है 60 फीट की, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, जनरली 9 इंची की दीवार होती है या 1 फीट की दीवार होती है, तो हम इसको 1 फीट की दीवार मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर से वही प्रॉब्लम, ऐसा तो है नहीं कि हम 1 फीट का ही गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा तो कम से कम 2 या 3 फीट का खुदेगा, क्योंकि नीचे से लाते हैं ना, क्योंकि नीचे से हम इसको ऐसे करके लाते हैं, क्योंकि नीचे से हम इसको ऐसे करके लाते हैं ना, इसलिए ये गड्ढा तो खुदेगा यहां पर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इधर का पाया कहां चलेगा, क्योंकि वही पड़ोसी वाली प्रॉब्लम आ गई, हम इधर नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन जो बीच वाले दीवार आ रही है यहां पर ऐसा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो पड़ोसी वाली प्रॉब्लम तो खैर बाद की बात है, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए ध्यान से, यानी ये जो हमारी दीवार है, ये ईंट की चिनाई वाली, इसके नीचे हम 4 फीट तक का गड्ढा है, 3 फीट तक का गड्ढा खोदेंगे, लगभग 3 फीट का खोदते हैं। तो यानी ये यही बोल रहा है कि अगर किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्लान में किसी भी फुटिंग की जो लेंथ है, यानी ये लेंथ है, वो उसकी विड्थ से बहुत ज्यादा हो जाए, उसे ही हम स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लेंथ ग्रेटर देन टू द विड्थ है। क्यों है विड्थ, क्योंकि आप देख सकते हो लेंथ कितनी है इसकी 60 फीट और ये विड्थ कितनी है इसकी 1 फीट, तो आप खुद देख सकते हो कितनी ज्यादा है, 1 फीट और 60 फीट कितना डिफरेंस है। इसलिए हम इसे स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। पहले के घरों में यही फुटिंग यूज होती थी, लेकिन आजकल फ्रेम कंस्ट्रक्शन आ गए, इसलिए तो हमने पहले बताया था, अगर फ्रेम कंस्ट्रक्शन नहीं होते तो ये कॉलम नहीं होते, और कॉलम नहीं होते तो सारी जगह स्ट्रिप फुटिंग ही होती, और शैलो फाउंडेशन जो थी उसको आगे क्लासिफाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये फुटिंग भी आपको समझ में आ गई। अब इसका मैं आपको एक फायदा बताता हूं, बड़ा मजेदार फायदा है। देखिए, इस फुटिंग का सबसे अच्छा फायदा बहुत होता है। देखो, जैसे हमने ये गड्ढा खोदा स्ट्रिप फुटिंग के लिए, पूरा खोद दिया इसको, ठीक है, और यहां पर हमने स्ट्रिप फुटिंग को मैसनरी में दे दिया, यानी चिनाई कर दी स्ट्रिप फुटिंग की, जहां तक भी आ रही थी, ठीक है, जहां तक भी आ रही थी। अब देखिए, अब हो सकता है, क्योंकि पहले के लोग ये कहते थे कि जब आप एक प्लॉट लेते हो
तो उस प्लॉट में हो सकता है कि यहाँ सॉइल कमजोर हो, यहाँ सॉइल मजबूत हो, यहाँ सॉइल एक्सपेंसिव हो, या कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट आ रहा हो, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे प्लॉट्स में तो ऐसी प्रॉब्लम जनरली नहीं दिखती, लेकिन जब आप फ्लैट लेते हो या फिर जब आप मतलब फ्लैट का कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर हम लगभग 50 बाई 100 का प्लॉट हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम हो सकता है कि देखने को मिल जाए कि हो सकता है कि यहाँ पर सॉइल हमारी कमजोर हो, इस पोर्शन में सॉइल हमारी स्ट्रॉन्ग हो, इस पोर्शन में सॉइल हमारी एक्सपेंसिव हो या स्वेलिंग करती हो। स्वेलिंग यानी फूल जाती है, चिकनी मिट्टी जो होती है वो पानी डलते ही फूल जाती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, नो डाउट। जैसे ये अगर हमारी 60 फीट की इसकी लेंथ थी तो हो सकता है कि 10 फीट ये कमजोर है, 10 फीट ये हमारी मजबूत है, चलो 10 नहीं, इसको हम 20 फीट कर लेते हैं, और ये 30 फीट हमारी फूल रही है सॉइल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि सीधी सी बात है, वीक सॉइल यहाँ पर है, अगर यहाँ पर ज्यादा लोड आ गया इस पोर्शन में तो ये पूरा पोर्शन नीचे ढह जाएगा, बिल्कुल ढह जाएगा, यानी स्ट्रक्चर कहीं से फेल होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या होगा कि स्ट्रक्चर बस एक ही पार्ट से फेल होगा, पूरा स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी फुटिंग है, यहाँ पर भी फुटिंग है, यहाँ भी फुटिंग है ना। तो इसलिए पूरा स्ट्रक्चर बच जाता था। यानी अगर इसे जो कंस्ट्रक्शन कहते थे, लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन कहते थे, उनमें स्ट्रिप फुटिंग बनाई जाती थी। और लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन में क्या होता था, अगर कोई फाउंडेशन फेलियर कहीं से होता था तो बस वो उतने ही पोर्शन में होता था, उसे बाद में रिपेयर कर लिया जाता था। ठीक है, इसलिए उस टाइम के जो कंस्ट्रक्शन थे वो केवल मेंटेनेंस या रिपेयर की वजह से ही टूटे हैं, अदरवाइज उनका फाउंडेशन फेलियर आज तक नहीं देखा गया। और लेकिन जो आज के जो फ्रेम कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि कॉलम्स पर ही मकान चलता है। और कॉलम्स जो होते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि किसी अनट्रेंड मिस्त्री ने कह दिया कि यहाँ पर आप कॉलम कास्ट कर लो, और हो सकता है कि यहाँ की सोइल कमजोर हो तो ये कॉलम ढह जाएगा। फिर कॉलम क्या होता है, बीम के जरिए इस कॉलम से कनेक्ट होता है, ये इसको प्रॉब्लम देगा, और ये वाला कॉलम इससे कनेक्ट होता है, ये इसको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, इसलिए पूरी बिल्डिंग का तहस महस कर देता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि फ्रेम कंस्ट्रक्शन गलत है, लेकिन अगर आप फ्रेम कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो अच्छे स्किल्ड इंजीनियर से उसका डिजाइन रेडी करवाना चाहिए और उसकी चेक करवाना चाहिए उसको, तभी उसको अप्रूवल देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी जो अगली फाउंडेशन आती है उसका नाम है राफ्ट फुटिंग या राफ्ट फाउंडेशन। ठीक है, देखिए राफ्ट फाउंडेशन यानी राफ्ट फुटिंग को मैट फुटिंग या फिर फ्लोटिंग फुटिंग भी कहा जाता है। अब देखिए मैट फुटिंग यानी मैट का अगर हिंदी में अर्थ देखें तो क्या होता है, चटाई या फिर कालीन, ये होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कंक्रीट से एक इसी तरह का एक वो बनाते हैं फुटिंग। ठीक है, तो देखिए थोड़ा समझते हैं इसको। राफ्ट फुटिंग क्या कहती है, जैसे ये आपका प्लॉट है, ठीक है, जैसे 30 बाई 60 का हम इसको प्लॉट मान लेते हैं, ये आपका प्लॉट है। अब इस प्लॉट में अगर क्या किया जाए, जैसे हम फाउंडेशन खोदते हैं ना, ऐसे फाउंडेशन खोदते हैं चारों तरफ, जहाँ पर भी हमारे वो आते हैं, कॉलम आते हैं, पिलर आते हैं, ऐसे सब्जी के फाउंडेशन खोद देते हैं जहाँ पर भी हमारी दीवार आती है। ठीक है, अब ये फुटिंग क्या कर रही है, आप इन सबको ना खोदते हुए पूरे इस प्लॉट को ही एक साथ खोद दीजिए, किसी न किसी गहराई पर, मतलब किसी न किसी डेप्थ पर इस पूरे प्लॉट को ही एक साथ एक्सकेवेट कर दीजिए और फिर उसमें एक साथ कंक्रीट की लेयर डाल दीजिए, तो उसे हम कहते हैं राफ्ट फुटिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें राफ्ट यानी पूरे प्लॉट में ही कंक्रीटिंग करनी पड़ गई फाउंडेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो राफ्ट फुटिंग वहां यूज की जाती है जहां पर सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, लो होती है। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जहां पर बहुत कम होती है वहां पर इस फुटिंग का यूज किया जाता है। अब क्यों करते हैं इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए फिर से वही एग्जांपल, जैसे ये आपका प्लॉट हुआ,
बी इंटू एल का लेंथ इसकी मान लेते हैं, बी विड्थ है, एल लेंथ है। क्योंकि देखिए अगर बियरिंग कैपेसिटी की जो टर्म होती है वो क्या होती है हमारी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी की यूनिट होती है। क्लियर। अब देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैसे निकालते हैं, हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी लोड कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी क्या होती है, एरिया इंटू बियरिंग कैपेसिटी। ये मैंने शॉर्ट टर्म में लिख दिया बियरिंग कैपेसिटी। तो देखिए अगर हमारा एरिया बढ़ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये तो हम चाहते हैं कि हमारी फाउंडेशन ज़्यादा लोड कैरी करे, इसलिए हमें राफ्ट फाउंडेशन डिजाइनिंग करनी पड़ती है अगर हमारी सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो। भाई चलो ये तो कम है हमारी बियरिंग कैपेसिटी, अब क्या किया जाए कि हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, तो हम उसके लिए एरिया को बढ़ा देते हैं। तो एरिया बढ़ने के कारण क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो स्ट्रक्चर ज़्यादा लोड को रजिस्ट कर सकती है। तो ये एक चीज़ समझ में आई। और कहाँ यूज होता है, देखिए अगर बियरिंग कैपेसिटी लो है तो वो कहाँ यूज होगी, जनरली जो हमारे बिल्डिंग्स होती हैं, नॉर्मल घर वगैरह होते हैं, उनमें ही करेंगे अगर लो है तो। अदरवाइज इसका यूज कहाँ होता है, जहां पर हैवी लोड्स आ रहे हो, हैवी लोड्स आ रहे हो। ठीक है, अब हैवी लोड्स कहां पर आते हैं, जैसे फ्लैट हो गया, फ्लैट्स स्ट्रक्चर जो होती हैं, बहुमंजिल इमारतें होती हैं, उनमें हैवी लोड्स आते हैं, तो वहां पर भी हम राफ्ट फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं, क्योंकि वही लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये दो क्राइटेरिया तो आपको समझ में आ गए। अब हम इसकी एक जनरल डेफिनेशन को और समझते हैं कि राफ्ट फाउंडेशन क्यों खोदी जाती है। तो ये बोला जा रहा है, अब आप इसे ध्यान से समझना। मैं एक बिल्डिंग का मैप बना रहा हूं, देखिए हमारे पास एक ड्राइंग है, ठीक है। तो देखिए राफ्ट फुटिंग क्या कहती है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर प्लान में अगर आइसोलेटेड फुटिंग्स को डिजाइन किया जा रहा हो, ऐसी बात नहीं कि आइसोलेटेड ही हो, कंबाइंड भी हो सकती है, लेकिन एक एज्यूम करते हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग ही डिजाइन की जा रही हो, और अगर उनके द्वारा कवर्ड एरिया हो, यानी जैसे बी इंटू एल ये एक आइसोलेटेड फुटिंग का एरिया है, तो इनके द्वारा जो खोदी गई मिट्टी का जो कवर एरिया है वो अगर पूरे प्लॉट एरिया का 50% से ज्यादा हो जाता है, तब हम राफ्ट फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो देखिए ध्यान से, एरिया कवर्ड बाय आइसोलेटेड फुटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे हमारी फुटिंग का जो कॉलम था, ठीक है, इसके चारों तरफ ये गड्ढा हमने खोदा है 4x4 का, और 9x18 का जो कॉलम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, डिजाइनिंग के ऊपर है। तो इस गड्ढे की जो डायमेंशन है वो b इंटू एल है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, b इंटू एल, ये तो क्या हुआ, एक आइसोलेटेड फुटिंग का एरिया हो गया। अब कितनी आइसोलेटेड फुटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, एरिया कवर्ड बाय आइसोलेटेड फुटिंग, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, 50%, 50% ऑफ टोटल प्लॉट एरिया। मतलब टोटल प्लॉट एरिया क्या है, ये देखिए, ये B है और ये L है, तो B इंटू एल। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम कहेंगे कि आप राफ्ट फुटिंग को डिजाइन कीजिए और आप पूरे प्लॉट को एक साथ एक्सकेवेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। अब देखिए 3 क्राइटेरिया हो चुके हैं हमारे। अब चौथा क्राइटेरिया क्या बोलता है कि ठीक है, हमें पूरा प्लॉट को एक साथ एक्सकेवेट तो करना है, पूरी मिट्टी को एक साथ हटाना है, प्लॉट की जो भी प्लॉट है 30x60 का है, 40x80 का, जो ये पूरे को खोदना है, लेकिन कितनी डेप्थ तक खोदें, यहाँ एक बड़ा इशू आता है। तो आगे जब इसकी डेफिनेशन और आगे क्लासिफाई की जाती है,
तब हमें समझ में आता है कि एक डेफिनेशन को मैं लिख देता हूं। ठीक है, जब हमने ड्राफ्ट फुटिंग को डिजाइन कर लिया है तब फिर उसके बाद हम जो चीज लगाते हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर का जो वेट होता है ना, हमारी बिल्डिंग का जो वजन है, वो हमारी जो हमने पूरे प्लॉट की जो मिट्टी खोदी है उसके बराबर होना चाहिए, उसके वजन के। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये ड्राइंग में मिटा रहा हूं और थोड़ा समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को। देखिए ध्यान से, जैसे ये हमारा कोई प्लॉट है और यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग को बना दिया है। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है, ये इसकी फाउंडेशन हो गई। ठीक है, और ये फाउंडेशन जो है DF डेप्थ तक है, कोई दिक्कत, ये फाउंडेशन है, थोड़ा मैंने ऐसे दिखा दिया है जल्दबाजी में, और ये DF डेप्थ तक है। ठीक है, ये रही, और इसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा है हमारा बिल्डिंग। तो वो यही कह रहा है क्या, इस पूरी बिल्डिंग यानी इस स्ट्रक्चर का वेट अगर W है किलो न्यूटन, ये कैसे निकालते हैं, ये जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तो W यानी स्ट्रक्चर का वेट किसके बराबर होना चाहिए, एक्सकेवेटेड अर्थ के वेट के बराबर होना चाहिए। जब इसको हम ऊपर से देखते हैं तो ये प्लॉट कुछ ना कुछ ऐसा होगा किसी टाइम पर। ठीक है, ये इसकी विड्थ होगी, ये इसकी लेंथ होगी। ठीक है, हमें डेप्थ की तो नहीं पता, डेप्थ को पता करने के लिए ही ये सिस्टम लगाया जाता है। कैसे लगाते हैं उसको भी देखो। तो स्ट्रक्चर का वेट तो W हो गया, इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सकेवेटेड वेट ऑफ अर्थ। तो एक्सकेवेटेड वेट ऑफ अर्थ कैसे निकालेंगे, ρg इंटू वॉल्यूम, ρg इंटू वॉल्यूम निकालेंगे। अब यहाँ पर ρg का मतलब क्या हो गया, ये तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म में पढ़ा। जब हम सॉइल के टर्म में पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक वेट आ जाता है जिसका नाम होता है गामा, बल्क यूनिट वेट। ठीक है, तो W बराबर बल्क यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू B इंटू H। तो L ये हो गया विड्थ B, अब H यानी हाइट, अगर यहां पर लेंगे तो H क्या हो जाएगी, डेप्थ यानी DF। अब आप यहां पर देखिए ध्यान से, हमें W पता है, हमें गामा भी पता होता है, सॉइल का कैसे निकालते हैं आपको सबको पता है। गामा कैसे निकालते हैं, तो कोर कटर मेथड से निकाल सकते हैं, सैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकाल सकते हैं। लेंथ हमको पता होती है, प्लॉट की लंबाई चौड़ाई, B विड्थ भी पता होती है, लेकिन डेप्थ पता नहीं होता, कितनी डेप्थ तक हमें राफ्ट फाउंडेशन को खोदना होता है। तो यहां से डेप्थ निकाल लेते हैं हम। डेप्थ क्या हो जाती है, W अपॉन गामा इंटू L इंटू B। ये हमारी डेप्थ हो जाती है मीटर में या mm में, चलो मीटर में रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको क्लियर हुआ। लेकिन अब आप एक चीज सुनिए ध्यान से, ये जो डेप्थ आती है ना, ये एक समझने के लिए हमने बताया है आपको कि ये जो स्टेटमेंट बोला है कि स्ट्रक्चर का वेट एक्सकेवेटेड वेट के बराबर होना चाहिए राफ्ट फुटिंग में, लेकिन जब हम एक्चुअल में इनकी डिजाइनिंग पढ़ेंगे तब जो डेप्थ आएगी, ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करते, तब इनमें बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, L1 इंटू L2 इंटू L3, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। उस पर ये डेप्थ हमारी डिपेंड करेगी। हो सकता है कि हमारी सॉइल में कुछ प्रॉब्लम हो, फिर डेप्थ वेरी कर जाएगी। ठीक है, तो 4 क्राइटेरिया हमने आपको पढ़ा है। अब एक क्राइटेरिया और बचता है, उसको पढ़ा देते हैं। तो देखिए, रिसर्च में एक टॉपिक था, अगर हमारी सॉइल एक्सपेंसिव नेचर की हो या फिर स्वेलिंग नेचर की हो, स्वेलिंग यानी फूलना, तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि आप राफ्ट फुटिंग को डिजाइन कीजिए चाहे आपकी बिल्डिंग कैसी भी हो। क्योंकि देखिए सॉइल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सॉइल फूली तो वहां पर एरिया बढ़ जाता है, यहाँ सॉइल फूली तो यहाँ एरिया बढ़ जाता है। तो जब राफ्ट फुटिंग को एक साथ डिजाइन कर देते हैं तब वो क्या करती है, मतलब एक स्लैब की तरह काम करती है और वो बैलेंस कर देती है, जो भी उस पे नीचे से इम्पैक्ट या अपलिफ्ट लगता है तो वो इन बैलेंस हो जाता है वहां पे राफ्ट फुटिंग में। इसलिए राफ्ट फुटिंग को डिजाइन किया गया है। ये आपको समझ में आ गया कि राफ्ट फुटिंग हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस में ही
एक फुटिंग और बचती है जिसका नाम है ग्रिलिच फाउंडेशन। देखिए ग्रिलिच फाउंडेशन क्या है, ये भी एक क्या टाइप ही है सैलो फाउंडेशन का। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी जो फुटिंग होती है ना, फुटिंग, उसमें क्या करते हैं स्टील गर्डर्स, ये जो होते हैं ना आई सेक्शन होते हैं हमारे, ऐसे आई सेक्शन या फिर चैनल सेक्शन होते हैं, उन गर्डर्स का हम क्या करते हैं इसमें उपयोग करते हैं। और फिर यहां से हम क्या करते हैं इसमें सरिये को लगा देते हैं। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम इस फुटिंग में गर्डर्स का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर पर हैवी लोड्स आ रहे हैं और हैवी लोड्स इतने ज्यादा हैं कि हमारे जो स्टील बार्स है उनको रजिस्ट ही नहीं कर पा रहा, अपनी परमिसिबल लिमिट तक कंप्रेस ही नहीं हो पा रहा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं नीचे गर्डर्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो फाउंडेशन है, ठीक है, यानी ये जो फुटिंग है इसको आप फुटिंग ही कहिए, फाउंडेशन में आप चक्कर में पड़ जाओगे, फुटिंग, क्योंकि ये केवल हमारे कॉलम या फुटिंग की स्ट्रेंथ को ही बढ़ा रहे हैं ये गर्डर्स, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर पर ज्यादा हैवी लोड आ रहे हैं, या तो कोई फ्लैट है जिसपे ज्यादा हैवी लोड आ रहा है, जहां पर एरिया कम है लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर ज्यादा लोड को रजिस्ट करवा लिया जाए फुटिंग पर, तो हम स्टील गर्डर्स को देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, स्टील गर्डर्स के देने से हमारी जो ये फाउंडेशन है, ये जो हमारा गड्ढा है, इसकी ताकत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन की ताकत का प्रभाव केवल सोइल की टाइप्स और उसके एरिया पे डिपेंड करता है। ये इसलिए फुटिंग का पार्ट है, इसलिए हम फाउंडेशन में नहीं पढ़ते हैं, ये हम स्ट्रक्चर एनालिसिस या फिर डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गई ग्रिलिच क्या होती है। स्पेशल टाइप की शैलो फाउंडेशन होती है जिसमें हम आई सेक्शंस को प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमने आपको अभी तक सारे टाइप्स ऑफ फुटिंग बता दिए हैं, और अब हमारा मेन मकसद क्या है उसको समझ लेते हैं। हमारा मेन मकसद था टाइप्स ऑफ फाउंडेशन को बताना। तो आप देखिए, अब आप एक एक करके समझिए। हमने आइसोलेटेड फुटिंग पढ़ा। आइसोलेट फुटिंग क्या होते हैं, किसी भी कॉलम के नीचे फुटिंग बनाते हैं, तो वो कितने टाइप से आप बना सकते हो, या तो वो रेक्टेंगल हो सकती है, या वो स्क्वायर हो सकती है, सॉरी ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, या फिर वो सर्कुलर भी हो सकती है। अगर सर्कुलर कॉलम हो जाए तो वो सर्कुलर भी हो सकती है। फिर हमने जब कंबाइंड पढ़ा, कंबाइंड फुटिंग में क्या पढ़ा, या तो वो रेक्टेंगल होगा या फिर वो ट्रेपेजोडियल होगा, ये दो ही पढ़ा अपन ने। फिर हमने अगला क्या पढ़ा, स्ट्रिप फुटिंग को पढ़ा। स्ट्रिप फुटिंग में हमने क्या पढ़ा कि ये जो है बहुत लंबा होता है, ये एल विड्थ से, लेंथ विड्थ से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा, स्ट्रैप को पढ़ा। स्ट्रैप में क्या था, ये ऐसे गड्ढा खोदा था और यहाँ पर कॉलम्स थे, उनको आपस में बीम के जरिए कनेक्ट कर दिया था। फिर हमने क्या पढ़ा, राफ्ट। राफ्ट में हमने क्या किया, जो भी पूरा एरिया था जहां पर भी कॉलम्स थे उन सबको हमने एक साथ खोदकर कास्ट कर दिया, यानी जहां पर भी कॉलम्स थे मतलब पूरे उसको मिट्टी को हटा के एक साथ हमने कास्टिंग स्टार्ट कर दी। अब आप इन सारी ड्राइंग्स को देखिए, इन ड्राइंग्स में क्या हो रहा है, मेन चीज क्या निकल रही है कि मिस्त्री कितने टाइप से गड्ढा खोद सकता है। तो देखिए, मिस्त्री सबसे पहले गड्ढा स्क्वायर भी खोद सकता है, मिस्त्री रेक्टेंगल गड्ढा भी खोद सकता है, मिस्त्री ट्रेपेजोडियल गड्ढा भी खोद सकता है, मिस्त्री जो है और क्या बच गया, सर्कुलर, मिस्त्री सर्कुलर गड्ढा भी खोद सकता है, और क्या बच गया, स्ट्रिप, यानी मिस्त्री लंबा भी गड्ढा खोद सकता है, इसको हम स्ट्रिप ही कहते हैं।
अब ये स्ट्रैप का तो क्या है, ये भी गड्ढा क्या है, रेक्टेंगल में ही आ गया। राफ्ट का क्या है, बड़ी राफ्ट यानी बड़ा रेक्टेंगल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे फुटिंग्स के जो टाइप्स थे, इनसे हमने फाउंडेशन के टाइप्स को निकाला। यानी जो हमारी फुटिंग थी, ठीक है, उनके नीचे जो हमने गड्ढा खोदा, वो हम इतने टाइप से ही गड्ढे खोद सकते हैं। ये आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और चर्चा में करते हैं। तो जब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि स्क्वायर फाउंडेशन, तो देखिए अब मैंने आपके सामने सारे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन लिख दिए हैं। पहले हमने फुटिंग के टाइप्स को पढ़ा, अब हम फाउंडेशन के टाइप्स को देख रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मिस्त्री स्क्वायर गड्ढा भी खोद सकता है, मिस्त्री रेक्टेंगल गड्ढा भी खोद सकता है, मिस्त्री जो है स्ट्रिप एंड लंबा गड्ढा भी खोद सकता है, और मिस्त्री सर्कुलर गड्ढा भी खोद सकता है, जैसे कि आपने सेप्टिक टैंक्स में देखा होगा, ठीक है। और अगला क्या है, राफ्ट फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन। उस समय हमने पढ़ी थी फुटिंग, अब हम पढ़ रहे हैं फाउंडेशन। यानी जो पूरा जो हमारा बहुत बड़ा रेक्टेंगल होता है, इसको अब आप कहोगे कि यार ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, तो फर्क क्या है, ये बहुत छोटा रेक्टेंगल होता है, इसका एनालिसिस आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस आराम से नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉलम्स होते हैं वो पॉइंट लोड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए राफ्ट फाउंडेशन और कंबाइंड फाउंडेशन को हम अलग से स्टडी करते हैं। अब हमें करना क्या है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, ये जितने भी गड्ढे हमने खोदे हैं, इन गड्ढों की हमें कैपेसिटी निकालनी है कि ये गड्ढे कितने ताकतवर हैं, जो कि हमारी फुटिंग के जो लोड को ले सकते हैं। यानी फुटिंग पे जो लोड आ रहा है, क्या ये गड्ढे उनको ले सकते हैं। तो यानी अब हम जो अब हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, तो उसमें सैलो फाउंडेशन की बियरिंग कैपेसिटी को हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इन सारे गड्ढों की कैपेसिटी को निकालेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में बताया है। अब हम एक दो छोटी छोटी सी बातें और कर लेते हैं। छोटी छोटी सी बातें ये है कि आजकल एक फुटिंग और होती थी जिसे हम कहते थे इन्वर्टेड आर्च फुटिंग। अब ये इन्वर्टेड आर्च फुटिंग क्या होती थी, जैसे कि आपने पुराने टाइम के रेलवे स्टेशन देखे होंगे, वो कुछ ऐसे होते थे, ठीक है, ऐसे होते थे, यहां से अंदर जाते थे हम। बस अब आप करिए कुछ नहीं, इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। उल्टा करने का मतलब क्या होता है, देखिए ये जमीन हो गई हमारी एनजीएल, यानी इनको उल्टा कर दिया तो ये उल्टा बन गया, ये उल्टा बन गया, ये उल्टा बन गया। फिर इनके ऊपर क्या करते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है। यानी हुआ क्या, इन दोनों कॉलम्स को हमने स्ट्रैप में तो बीम की तरह कनेक्ट कर देते हैं, यहां पर हमने कर्व बीम की तरह कनेक्ट कर दिया। ये फाउंडेशन यानी ये वाली फुटिंग सबसे ज्यादा मजबूत होती है, सबसे ज्यादा लोड कैरी करती है, लेकिन फिर भी हम इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर हमारी आजकल की जो फुटिंग्स हैं वैसे भी इतनी मजबूत तो है ही कि वो लोड को ले सके, ठीक है। एक टाइप की फुटिंग की बात और करते हैं जिसे हम कहते हैं रिंग टाइप फुटिंग। अब ये रिंग फुटिंग कहां पर यूज होती है उसको भी मैं समझा देता हूं। आपने जो अपने पानी के ओवरहेड्स देखे होंगे, पानी की बड़ी बड़ी ऐसे टंकियां देखी होंगी, पानी की जो टंकियां देखी होंगी, वहां पर क्या होता है, ये बॉटम में एक रिंग डिजाइन की जाती है ऐसे, ठीक है। ये पूरी क्या होती है, कंक्रीट की होती है तो ये भी एक क्या होती है, फाउंडेशन होती है ऐसे, तो ये भी फाउंडेशन होती है। इसको भी डिजाइन करते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल का पार्ट है, इसलिए इतना पढ़ने की अभी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी डीप फाउंडेशन है वो कितने टाइप्स की होती है और डीप फाउंडेशन होती क्या है और उसका कैसे यूज किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।